दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले की बात है। मैं एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस कर रहा था। मेरे सामने स्क्रीन पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक पूर्व सांसद थे। इनका ताल्लुक कभी मायावती से हुआ करता था, पर आजकल वे जयंत चौधरी की पार्टी के साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी करके अपना राजनीतिक वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इन सांसद महोदय ने अपने खास मनोरंजक अंदाज में एक सवाल पर प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि पता नहीं राहुल जी हम लोगों पर बम फोड़ने में क्यों लगे हुए हैं। पहले उन्होंने एटम बम फोड़ा, अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। भाई, हम भी राजनीति कर रहे हैं, वे भी राजनीति कर रहे हैं, कम से कम हम पर बम तो न फोड़ें। एनडीए के इस पूर्व सांसद की बात और उनके लहजे के कारण मेरे लिए मुस्कुराहट रोकना मुश्किल हो गया, लेकिन वहां हंसना राजनीतिक शिष्टता के खिलाफ होता, इसलिए मैं किसी तरह अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। जो भी हो, इससे एक बात तो तय हो ही गई कि भाजपा और उसकी ठकुर सुहाती करने वालों के मन में कहीं ना कहीं राहुल गांधी द्वारा की जाने वाली आक्रामक राजनीति ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। वे सरकार के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और सत्ता पक्ष बचने के लिए आड़ तलाश कर रहा है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनसान सड़कों, फटे पोस्टरों, छात्रों द्वारा विरोध में लगाए गए नारों और बिना ताली बजाए चुपचाप बैठी पब्लिक के बीच अपना 3 घंटे का मुरझाया हुआ मणिपुर दौरा कर रहे थे, उस समय मैं अपने मित्रों के साथ चर्चा कर रहा था कि राहुल गांधी ने पिछले 14.5 महीने में विपक्ष का नेतृत्व किस तरह किया है। इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहते हुए उनकी उपलब्धियां क्या रहीं, किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया। मैंने अपने मित्रों से पूछा कि आप मूल्यांकन कीजिए और जरा मुझे अपनी राय बताइए कि क्या पहले कभी विपक्ष के किसी नेता ने इस पायदान की राजनीति की है। मेरे मित्रगण भी मेरी तरह लगातार राजनीति पर विचार करते रहते हैं। उनकी एकमत राय थी कि फिलहाल लंबे अरसे से भारतीय लोकतंत्र को इस तरह का विपक्ष का नेता नहीं मिला है। उनकी बात सही थी। 2004 से 2014 तक जब केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार थी, तो विपक्ष का नेता भाजपा से होता था। आज किसी को याद भी नहीं है कि विपक्ष के नेता के तौर पर इन 10 वर्षों में भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या तीर मारा था। इस दौर को दरअसल आडवाणी के पराभव के तौर पर जाना जाता है। उनके इसी पराभव का लाभ उठाकर गुजरात से आए एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता ने विदेशी एजेंसी के जरिए योजना बनवाई ताकि प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी की जा सके। यह नरेंद्र मोदी की खुशकिस्मती थी कि उनके सत्तासीन होने के पहले 10 साल में लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पर कोई नहीं था। लेकिन उनकी खुशकिस्मती का यह सिलसिला 2024 के लोकसभा चुनाव में भंग हो गया। नेता प्रतिपक्ष के पद पर राहुल ने जो किया वह देश के इतिहास में शायद ही किसी नेता विपक्ष ने किया होगा। राहुल गांधी का यह कार्यकाल कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल के तौर पर स्थापित करने में सफल रहा। चाहे कोई भी सर्वेक्षण हो, सभी मानते हैं कि राहुल ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी और जो कांग्रेस निर्विवाद रूप से इस समय देश में विपक्ष का नेतृत्व कर रही है। उनकी सक्रियता ने विपक्षी राजनीति को गतिशील बनाया। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने कहा है कि राहुल के लिए उनका यह कार्यकाल उनके राजनीतिक मादे की परीक्षा था और अब वे लंबी दौड़ के लिए तैयार हो रहे हैं। राहुल की सक्रियता अपने आप में इस बात की गवाही देती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बीते 1 साल में 16 राज्यों के दौरे किए, 115 संवाद कार्यक्रमों में जनता से बातचीत की और संसद में 16 बार जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरा। यही नहीं, इस बीते 1 साल में उन्होंने 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की। इसके मुकाबले अगर आप प्रधानमंत्री के रिकॉर्ड को देखें तो आप पाएंगे उन्होंने बीते 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल ने एक खास काम भी किया जो अक्सर नेता विपक्ष नहीं करते और जिसकी उनसे अपेक्षा भी नहीं की जाती। लेकिन राहुल ने संसद के दरवाजे अपनी खास पहलकदमी पर आम जनता के लिए खोल दिए। वे सिर्फ राष्ट्राध्यक्षों या बुद्धिजीवियों से ही नहीं मिले, बल्कि संसद भवन में उन्होंने किसानों, मनरेगा मजदूरों, आंगनबाड़ी में कार्यरत महिलाओं, बैंक कर्मचारियों, सफाई मजदूरों और तमाम अन्य लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को समझा और उनके समाधानों पर चर्चा की। मेरे ख्याल से राहुल की राजनीति का यह एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। दोस्तों, राहुल ने यह भी दिखाया कि निडरता, बेबाकी, दूरंदेशी और गरीबों व अल्पसंख्यकों से जुड़ने के लिए उन्होंने जो पहलकदमियां ली वे अपने आप में एक नई राजनीति की बानगी थी। राहुल गांधी नए संसद भवन में सरकार द्वारा प्रताड़ित उन अन्नदाताओं से मिले जिन्हें सरकार ने दिल्ली आने से रोक दिया था। इसके अलावा उन्होंने सरकारी उपेक्षा की शिकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका दर्द देश भर में पहुंचाया।
उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले बढ़ाने के लिए राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव डाला। नेता प्रतिपक्ष बनते ही राहुल ने सबसे पहले उन पत्रकारों को आजाद कराया जिन्हें इस सरकार ने संसद भवन के परिसर में घूमने और सांसदों से सवाल पूछने या बाइट लेने से रोककर एक शीशे के दड़बे में कैद कर दिया था। इसके अलावा राहुल ने मीडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले ब्रॉडकास्ट बिल का जबरदस्त विरोध कर सरकार को उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। बजट पर ऐतिहासिक भाषण देते हुए उन्होंने कहा, सरकार अगर अरबपतियों के फायदे के लिए बजट बनाना छोड़कर किसानों, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए बजट बनाए, तब असल मायने में देश की अर्थव्यवस्था प्रगति करेगी। राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, इसीलिए सरकार को सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री बिल नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। जब राहुल ने जलते हुए मणिपुर पर सरकार की नाकामी को जनता की सबसे बड़ी अदालत में बेनकाब किया, तो मोदी सरकार को मजबूरन वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने मणिपुर के शरणार्थी कैंपों का दौरा करके पीड़ितों के आंसू पहुंचे, उन्हें न्याय का विश्वास दिलाया और वहां से आने के बाद जब भी मौका मिला संसद से लेकर सड़क तक मणिपुर के बारे में पूरे देश को जानकारी दी। दोस्तों, राहुल ने एक ऐसा काम और किया है जो पिछड़े वर्ग के नेताओं वाली पार्टियों के अलावा किसी राष्ट्रीय दल द्वारा पहली बार किया गया है। उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की मांग की और इस मांग को अपनी राजनीति के आधार में बदल दिया। इसका असर अप्रैल 2025 में दिखा, जब केंद्र सरकार को उसे स्वीकार करना पड़ा। जैसे ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की, राहुल गांधी ने तुरंत कहा कि ये गहन सामाजिक सुधार की ओर उठाया गया पहला कदम है। आप ध्यान कीजिए इस बात को। उन्होंने इसे ये नहीं कहा कि हमारी अब जीत हो गई और बल्ले बल्ले है, सामाजिक न्याय की बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने कहा कि ये एक पहला कदम है। राहुल गांधी की इस जीत को सारे विपक्ष की जीत के तौर पर देखा गया, क्योंकि इससे सरकार पर दबाव पड़ा। वरना होता क्या था, प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोगों को अर्बन नक्सल कहते थे। संविधान के 75 साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने अपने भाषण में संविधान और मनुस्मृति के बीच के विरोधाभासों को आम जनता तक पहुंचाया। यह बात काबिल तारीफ रही। देश की जनता की समझ में आ गया है कि मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को आखिरकार संविधान क्यों चुभता है। एकलव्य की कहानी को भला कौन भूल सकता है। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में युद्ध की चर्चा घर घर हुई और पूरा देश उनके द्वारा दिखाई गई अभय मुद्रा को समझ गया। भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के बारे में सभी लोग जानते हैं। इन यात्राओं के बाद उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों और अन्य संकटग्रस्त जगहों का दौरा किया। 2023 की मणिपुर हिंसा के दौरान उन्होंने खतरनाक परिस्थितियों में वहां की यात्रा पहले ही कर चुके थे। इससे पता लगता है कि वे विपक्षी नेता की जिम्मेदारी निभाने का रिहर्सल किस तरीके से कर रहे थे। हाल ही में गुजरात के जूनागढ़ और पश्चिम बंगाल के मालदा के लिए वे रवाना हुए, जहां की जनसभाओं और प्रशिक्षण शिविरों में राहुल गांधी ने भाग लिया। दोस्तों, इस पूरी गतिविधि की एक खास बात है कि हर गतिविधि में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक कदम आगे रहे। जो मांग उन्होंने उठाई, नरेंद्र मोदी ने उसे माना। जहां वो दौरा करने गए, नरेंद्र मोदी उसके बाद पीछे पीछे उनका दौरा करने के लिए गए। राहुल ने अपने नेतृत्व में विपक्षी दलों को एकजुट करने की ऐतिहासिक भूमिका भी निभाई। मेरे ऐसे समीक्षक हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि आखिरकार भारत में भाजपा विरोधी विपक्षी एकता ठीक से क्यों नहीं होती है। राहुल गांधी ने ये करके दिखाया। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया। ये सही बात है। अगस्त में उनकी डिनर मीटिंग में 25 दलों के 50 नेता साबित हुए। वहां उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोपों पर चर्चा की। इससे पूरा इंडिया ब्लॉक मजबूत दिखा। इंडिया टुडे सी वोटर्स मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 50% लोगों ने विपक्ष के नेता के तौर पर उनके प्रदर्शन को अच्छा बताया, जो अगस्त 2024 के 32.3 से बहुत आगे का प्रतिशत है। 38% ने उन्होंने कांग्रेस का सबसे बेहतर नेता माना। अन्य विश्लेषकों ने भी उनकी छवि को गरीबों के नेता के तौर पर पुष्ट होते हुए देखा। दोस्तों, राहुल गांधी की राजनीति विपक्ष को मजबूत करने के साथ साथ जनता के मुद्दों जैसे कि बेरोजगारी और संविधान की रक्षा को उठाने वाली साबित हुई। बीबीसी और डीडब्ल्यू जैसे मीडिया मंचों ने राहुल को श्रेय दिया कि उन्होंने तूफानी संसद में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने ओबीसी कर्मचारियों और बहुजन अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की।
उनसे वायदा किया कि वंचित समुदायों के लिए वे विशेष कार्यक्रम और धन आवंटन के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे। राहुल गांधी ने विश्वविद्यालयों में न्यायपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए कांग्रेस शासित प्रदेशों कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद को पत्र लिखकर रोहित वेमुला एक्ट लागू करने का आग्रह किया। राहुल ने अग्निवीर योजना को सरकार द्वारा आम आदमी के बच्चों के साथ छल बताते हुए भरी संसद में सरकार की किसान, मजदूर और जनता विरोधी मानसिकता की बखिया उधेड़ दी। संसद में उन्होंने एनईईटी, नीट पेपर लीक, कोचिंग घोटाले तथा प्रवेश टेस्ट घोटाले पर इस देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य पर लगी आशंकाओं के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने लोको पायलट भर्ती विज्ञापनों पर सवाल उठाकर सरकार को उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया। राहुल गांधी ने संसद में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी पर आधारित भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अपने विजन से समृद्धि से भागीदारी को सामने रखा। दोस्तों, राहुल गांधी की ये तमाम गतिविधियां जिस राजनीति का चित्र आपके सामने उकेरती हैं, दरअसल वही राजनीति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ ले जाएगी, न कि वो राजनीति जिसके तहत नरेंद्र मोदी और उनके पैरोकार एक झूठी गुलाबी तस्वीर हम लोगों के सामने पेश करते रहते हैं। राहुल गांधी ने सदन में हमेशा युवाओं, बेरोजगारों, किसानों और गिग वर्कर्स की समस्याओं पर बातचीत की। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य में ड्रोन से होने वाले युद्धों पर कई तथ्यात्मक बातें करके देश की जानकारी बढ़ाई। इसका प्रमाण आज साफ दिख रहा है। राहुल गांधी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज गए और वहां जबरदस्त सर्दी में फुटपाथ पर लेटे उन लोगों से मिले जो इलाज कराने के लिए देश के दूर दराज हिस्सों से दिल्ली आते हैं। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इनकी पर्याप्त मदद करने की अपील भी की। यही नहीं, राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में रामचेत मोची से मिलकर यह समझने का प्रयास किया कि कैसे इस ग्रामीण हुनर को बड़े स्तर पर सम्मान दिलाया जा सकता है। राहुल गांधी ने दिल्ली की एक सब्जी मंडी में जाकर वहां मौजूद महिलाओं और गृहिणियों से कमर तोड़ महंगाई पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर उन बहादुर कुलियों से मुलाकात की जिन्होंने कुंभ यात्रियों की भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की जानें बचाई थी। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित सीज फायर के दावे के बाद राहुल जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इससे पहले उन्होंने पहलगाम और पूंछ का दौरा करके घायलों और आतंक पीड़ितों से मुलाकात की। राहुल जी ने 2020 में गैंगरेप का शिकार हुई हाथरस की बेटी के परिवार से मुलाकात की। उन्हें हर तौर पर मदद करने का आश्वासन दिया। परिवार को पुनर्वास का उन्होंने आश्वासन दिया। देश के तमाम पार्टियों के नेता जिस समय सरकार के आगे घुटने टेक चुके थे, उस समय राहुल गांधी बिना डरे, बिना झुके मोदी सरकार के क्रोनी कैपिटलिज्म और अडानी के महाघोटालों के ऊपर सवाल उठाते रहे। दोस्तों, राहुल गांधी ने लगातार लोगों के मुद्दों को उठाया है। उन्होंने परिणाम की कोई चिंता नहीं की, उन्होंने कोई डर व्यक्त नहीं किया, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और पिछले 1 साल में बतौर नेता प्रतिपक्ष उन्होंने लोगों में फिर से ये यकीन पैदा कर दिया है कि अहंकारी सत्ता को जवाबदेह बनाया जा सकता है और जनता के मुद्दों को उठाना ही विपक्ष की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और इस काम को करने से उन्हें दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, आप लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन में बलिदानियों द्वारा गाई गई एक कविता की वह पंक्ति आज भी याद होगी जो कहती है कि अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। यही स्थिति इस समय देश की राजनीति में है। राहुल के विरोधी भी उनकी हिम्मत, दिलेरी, संघर्ष क्षमता और स्पष्टवादिता की दाद देने लगे हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी इसी लहजे में, इसी तरह के तथ्यों के साथ में, इसी तरह की तर्क योजना के साथ में आपके सामने अपने वीडियो पेश करता रहूं, तो आप नई पर को सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें ताकि हम इसी तरीके से एक ऐसी पत्रकारिता करते रहें जो सत्ता को चुनौती दे और जनता के साथ जुड़ी हुई हो। धन्यवाद।